हाय फ्रेंड्स, आज हम नीति शास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे क्या पश्चिमी विचारक उनके बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारे पश्चिमी विचारक। और पश्चिमी विचारकों में हम सोफिस्ट जो विचारधारा है उसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। और सोफिस्ट विचारधारा क्या है? सौ से सय, सय का मतलब सुकरात। सुकरात से पहले के जो मतलब सोक्रेटिस्ट है हमारे सुकरात, तो सुकरात से पहले के जो भी हमारे दार्शनिक थे यूनान या पश्चिमी क्षेत्र में, उनके बारे में हम थोड़ा-सा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यूनान जो हमारा एंशिएंट ग्रीस था, उनके जो दार्शनिक इतिहास में सोफिस्ट विचारधारा, जो सोफिस्ट मूवमेंट एक बहुत ही अत्यंत क्रांतिकारी और जो क्रांतिकारी और मोड़ बिंदु माना जाता है। आप इसे याद रखेंगे कौन-सा? जो सोफिस्ट विचारधारा है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कहाँ? किन क्षेत्र के लिए? यूनान क्षेत्र के लिए। और ये विचारधारा हमारे सुकरात से पहले की विचारधारा है। क्यों? क्योंकि नीति शास्त्र का अध्ययन हमारे सुकरात से शुरू माना जाता है। ईसा पूर्व 5 में, जो 5वीं शताब्दी थी, उसमें हमारे एथेंस में लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद, एथेंस में क्या हमारे लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ। क्या? लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद क्या? एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो घूम-घूम कर क्या करता था? युवाओं को राजनीति, वक्तव्य कला जो होता है रियोटिंग मतलब भाषण कला और हमारी तर्कशास्त्र की शिक्षा दिया करता था। तो एक ऐसे वर्ग का उदय होता है जो क्या करता है? घूम-घूम के पूरे यूनान में घूमता था और राजनीति, वक्तव्य कला मतलब भाषण कला और हमारे तर्कशास्त्र की शिक्षा दिया करता था। इसके बदले वो पैसे भी लिया करते थे, ऐसा नहीं है कि वो फ्री में शिक्षा दिया करते थे। फ्री में शिक्षा नहीं देते थे वो। और इसके बदले में पैसा लिया करते थे। इन्हें हम क्या बोलते थे? सोफिस्ट कहते थे, जिनका ग्रीक में मूल अर्थ होता था ज्ञानी व्यक्ति या फिर बुद्धिमान व्यक्ति। सोफिस्ट का मतलब क्या होता था? ज्ञानी व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करता था। जहाँ सुकरात की बात करें, तो सुकरात से पहले के दार्शनिक ब्रह्मांड, प्रकृति और तत्व की खोज कर रहे थे। सुकरात से पहले के जो दार्शनिक थे, जो प्री सोक्रेटिस्ट जिन्हें कहते हैं, वो हमारे ब्रह्मांड, प्रकृति और तत्व की खोज कर रहे थे। वहीं सोफिस्टों ने क्या किया? दर्शन के केंद्र को प्रकृति से हटाया। दर्शन के केंद्र को किससे हटा दिया? प्रकृति से। प्रकृति का मतलब ब्रह्मांड, प्रकृति, चाँद, तारे इनको हटा करके मनुष्य, समाज और नैतिकता पे लाके खड़ा कर दिया कि दर्शन का मतलब हमें मनुष्यता, समाज और नैतिकता इन पे चर्चा करनी है, न कि चाँद-तारे इनके ऊपर। इनका जो नीति शास्त्र था किसी शाश्वत या ईश्वरीय नियमों पे आधारित नहीं था। मतलब किसी भी बात में ईश्वर का नाम नहीं लेते थे। पहले जैसे ये ऐसा कहते थे कि जैसे कि पृथ्वी जो हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो इस तरह के जो हमारे ईश्वर और ये सब कौन करता है? ईश्वर करता है। ईश्वर की कृपा से हमारे धन-धान्य होता है, फसलें उगती है या फिर ईश्वर जब कोप करता है, क्रोध आता है ईश्वर को, तो हमारी फसलें सूख जाती है। तो ये सब बातें किस पे आधारित हुआ करती थी? हमारे ईश्वरीय नियमों पे आधारित होती थी। लेकिन जो हमारे सोफिस्टों का नीति शास्त्र था, ये ईश्वरीय या फिर शाश्वत नियमों पे आधारित नहीं था, बल्कि ये व्यक्तिपरक सुखवाद, सापेक्षतावाद मतलब रिलेटिविज़्म, संशयवाद इन पे आधारित था। आप इसे याद रखें। अब हम देखेंगे सोफिस्ट जो विचारधारा है, इसके कौन-कौन से दार्शनिक थे और उनके कौन-कौन से सिद्धांत थे, उनकी बात करें। इसमें सबसे पहले आता है हमारे कौन? प्रोटैगोरस। कौन आता है हमारे? प्रोटैगोरस। उनकी बात करें तो नैतिक सापेक्षतावाद के जनक माने जाते हैं कौन? प्रोटैगोरस। किसके? नैतिक सापेक्षतावाद के जनक माने जाते हैं प्रोटैगोरस। प्रोटैगोरस की बात करें तो सोफिस्टों में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली विचारक थे कौन? हमारे प्रोटैगोरस। कौन? सबसे प्रभावशाली और सबसे प्रसिद्ध कौन हुए? प्रोटैगोरस। इनका नीति शास्त्र पूरी तरह से सापेक्षतावाद मतलब रिलेटिविज़्म में आधारित था। किस पे? सापेक्षतावाद पे आधारित था। सापेक्षतावाद की बात करें तो इसमें उनका पहला तर्क आता है क्या? मनुष्य ही सभी चीज़ों का मापदंड है। मतलब सभी चीज़ें, सभी मानक, सभी नियम किसके चारों तरफ घूमते हैं? मनुष्य के चारों तरफ घूमते हैं। और यदि उनका संबंध मनुष्य से नहीं है, तो नैतिकता का भी उनसे कोई संबंध नहीं होगा। मैन इज़ द मेज़र ऑफ ऑल थिंग्स। यह दर्शन शास्त्र का एक ऐतिहासिक कथन है कि मनुष्य ही सभी चीज़ों का मापदंड है। प्रोटैगोरस के अनुसार देखें तो किसी वस्तु का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु का क्या अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वह जैसी किसी वस्तु व्यक्ति को दिखाई देती है, वह उसके लिए वैसी ही सत्य हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक गली का कुत्ता है, तो रो किसी भी व्यक्ति के लिए एक गुली गली का कुत्ता हो सकता है, तो दूसरे के व्यक्ति के लिए वो पेट हो सकता है। तो वही वस्तु क्या है, जिसका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है, लोगों पे निर्भर करता है। वो चीज़ क्या है, लोगों पे निर्भर करती है, लोग उसको किस तरह से देखते हैं। जिस तरह से उसको देखते हैं, वो चीज़ उसके लिए वैसी ही हो जाती है। जैसे एक गरीब व्यक्ति है, तो गरीब व्यक्ति के लिए ₹1000 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि हमारे करोड़पति व्यक्ति के लिए वही ₹1000 का कोई ख़ास मूल्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि अमीर व्यक्ति उस ₹1000 को एक तुच्छ वस्तु देखता है, जबकि गरीब व्यक्ति उसको क्या है, बहुमूल्य वस्तु की तरह देखता है। तो वह वस्तु उसके लिए वैसी हो जाती है, जिस तरह से व्यक्ति उसे देखता है।
फिर क्या बोलते हैं हमारे कौन प्रोटैगोरस कि नैतिकता कैसी होती है? सापेक्ष होती है। क्या? नैतिकता कैसे होती है? सापेक्ष होती है। प्रोटैगोरस ने ये तर्क दिया कि अच्छा-बुरा, सही-गलत जैसी कोई सार्वभौमिक अवधारणा या परिभाषा नहीं होती है। जैसे एक चोर है, चोर के लिए चोरी करना और चोरी करके धन इकट्ठा करना अच्छी बात है। लेकिन जहाँ से तो ये तो एक तरह से सही बात हुई। क्यों? क्योंकि ये तो हमने चोर के नज़रिए से देखा। अब यदि जहाँ से उसने चोरी की है, उसके नज़रिए से देखें, वो गलत बात है। क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई जो उसने इकट्ठी की थी, उसको चोरी कर लिया गया। तो प्रोटैगोरस ये कहते हैं कि अच्छा या बुरा, एक व्यक्ति के लिए जो अच्छा होता है, हो सकता है वही कार्य दूसरे व्यक्ति के लिए बुरा हो जाए। एक के लिए सही होता है, तो वही कार्य हो सकता है दूसरे के लिए बुरा हो जाए। तो ऐसे सही-गलत या अच्छा-बुरा, ऐसी कोई सार्वभौमिक अवधारणा नहीं है कि कोई बात हमेशा सही रहे या कोई बात हमेशा ही गलत रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो कार्य या जो नियम एक समाज या व्यक्ति के लिए सही है, वो हो सकता है दूसरे के लिए गलत हो जाए। कि जैसे भारतीय संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें जैसे परिवारवाद है, संयुक्त परिवार है, भारत के लिए सही है, लेकिन अमेरिका में संयुक्त परिवार को माना ही नहीं जाता बल्कि वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो नेत या फिर जैसे भारत के अंदर क्या है, भाईचारा को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, जबकि हमारे क्या, हमारे पश्चिमी समाज है, तो पश्चिमी समाज में हमारे क्या व्यक्तिवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। जैसे भारत में क्या है, हमारे अध्यात्म को बढ़ावा दिया जाता है, तो वैसे ही हमारे पश्चिमी समाज में क्या है, तर्कवाद और वैज्ञानिकता इसको बढ़ावा दिया जाता है। तो इस तरह देख सकते हैं हम कि एक समाज के लिए जो नियम क्या सही हो सकते हैं, तो दूसरे समाज के लिए वही नियम क्या गलत भी हो सकते हैं। नैतिकता केवल सामाजिक समझौतों पर परंपराओं और उपयोगिता पे टिकी है कि नैतिकता किस समाज के लिए कितनी उपयोगी है और किस तरह की परंपराएं मानी जाती है और सामाजिक समझौते क्या है। नैतिकता इसी बात पर टिकी होती है। फिर बात करें धार्मिक संशयवाद की। धार्मिक संशयवाद क्या कहता है कि उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर भी संशय व्यक्त किया। प्रोटैगोरस ने क्या किया? ईश्वर के अस्तित्व पे भी उन्होंने संशय व्यक्त किया। वो ये कहते हैं ईश्वर के बारे में मैं यह नहीं जान सकता कि वो है या नहीं। क्या ईश्वर के बारे में मैं ये तो नहीं जान सकता कि ईश्वर है या नहीं। क्यों? क्योंकि विषय की जटिलता और मानव जीवन की अल्पता इसके आड़े आती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का जो विषय है बहुत ज्यादा जटिल है। क्या ईश्वर का विषय क्या है? बहुत ज्यादा जटिल है। और मानव जीवन क्या है? छोटा सा है और छोटे से जीवन में इतना जटिल विषय जान पाना संभव नहीं है। इसीलिए क्या हमारे वो धार्मिक संशयवाद कहते हैं कि ईश्वर के बारे में जान पाना उस उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर प्रोटैगोरस के बाद आते हैं हमारे गॉर्जियस। गॉर्जियस की बात करें तो इनका तो सिद्धांत था, नैतिक सिद्धांत वो था चरम संशयवाद और शून्यवाद का सिद्धांत। तो गॉर्जियस अपने तीखे तर्क और शून्यवाद के लिए जाने जाते हैं। क्या किसके लिए जाने जाते हैं? अपने तीखे तर्कों और शून्यवाद के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सत्य और ज्ञान की संभावना को ही पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने क्या सत्य और ज्ञान की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसका गहरा प्रभाव उनके नीति शास्त्र पे भी पड़ा है। बात करें उनकी तो उनके 3 अत्यंत प्रसिद्ध और तार्किक रूप से कठिन संकल्पनाएँ थी। बात करें कौन-कौन सी गॉर्जियस की 3 संकल्पनाएँ थी उनकी। पहली थी कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, कुछ भी अस्तित्व में नहीं है मतलब नथिंग एक्सिस्ट, मतलब इस संसार में परम सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। भई लोग कहते हैं कि हमें क्या करना है? परम सत्य की प्राप्ति करना है। तो हमारे कौन गॉर्जियस साहब ये कहते हैं कि परम सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। दूसरी हमारी संस्थापनाएँ क्या थी? यदि कुछ अस्तित्व में भी है, तो उसे जाना नहीं जा सकता। कि भई कोई व्यक्ति कहे कि भई पत्थर है, पत्थर के बारे में जान लो, तो उसके केमिकल के बारे में तो जाना जा सकता है, लेकिन पत्थर के बारे में सब कुछ जाना नहीं जा सकता। कि मानव बुद्धि परम सत्य को समझने में असमर्थ है, मानव बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो परम सत्य को जान सके। तो पहला तो ये है कि संसार में परम सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। और दूसरा मानव बुद्धि परम सत्य को समझने में भी समर्थ नहीं है। और तीसरा यदि उसे जाना भी जा सके तो दूसरों को समझाया नहीं जा सकता। कि जैसे हमारे महात्मा बुद्ध थे, वो क्या हमारे मोक्ष के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन जब भी उनसे पूछा जाता था कि आप मोक्ष के बारे में हमें बताइए, तो वो केवल मुस्कुरा दिया करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पता नहीं था कि मोक्ष क्या है या मरने के बाद क्या होता है, लेकिन वो ये जानते थे कि जो वो जान चुके हैं, जिस सत्य की प्राप्ति वो कर चुके हैं, वो दूसरों को समझा नहीं पाएँगे। तो यदि उसे जाना भी जा सके, तो वो गॉर्जियस साहब भी यही कहते हैं कि यदि परम सत्य के बारे में जाना भी जा सके, तो दूसरों को समझाया नहीं जा सकता। भाषा इतनी अपूर्ण है, क्या? भाषा जो हमारी भाषा शैली है, बात करें इसकी, तो ये इतनी अपूर्ण है कि हम अपना आंतरिक ज्ञान हूबहू दूसरे तक नहीं पहुँचा सकते कि ये तो सत्य है कि यदि एक व्यक्ति को कोई चीज़ समझाई जाए और यदि वही व्यक्ति दूसरे को समझाए, तो सेम टू सेम वह नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि अपनी भाषा शैली इतनी अपूर्ण है कि हम वही की वही बात दूसरे को नहीं समझा सकते। तो गॉर्जियस साहब ने क्या बताया 3 संस्थापनाएँ दी। कौन-कौन सी? कुछ भी अस्तित्व में नहीं है,
नथिंग एक्जिस्ट मतलब इस संसार में परम सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। दूसरा यदि कुछ अस्तित्व में है भी तो उसे जाना नहीं जा सकता। मतलब मानव बुद्धि परम सत्य को जानने में असमर्थ है और यदि उसे जाना भी जा सके तो दूसरों को समझाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा इतनी अपूर्ण है कि हम अपना आंतरिक ज्ञान हूबहू दूसरे तक नहीं पहुँचा सकते। तो बात करें इसका नीति शास्त्री प्रभाव, तो जब भी कोई शाश्वत सत्य या ज्ञान संभव नहीं है, जब कोई हमारे शाश्वत सत्य या ज्ञान संभव नहीं है, तो कोई सार्वभौमिक नैतिक नियम भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान या सत्य संभव नहीं है, तो फिर उसके ऊपर कोई हम नैतिक नियम बनाएँ, वो कैसे बना सकते हैं? और वो भी नैतिक नियम कैसा सार्वभौमिक मतलब सभी जगह लागू होने वाला नियम कैसे बना सकते हैं? ये कौन कहते हैं? हमारे गोर्जियस साहब कहते हैं। गोर्जियस के अनुसार नैतिकता केवल भाषण कला का खेल है। कौन किस तरह से किस बात को किस तरह से कह रहा है। तो कोई कहने की कला होती है वही नैतिकता। कोई इतनी बेहतर तरीके से कहता है कि सामने वाला उस बात को मान लेता है तो वो उसके लिए नैतिक हो जाती है। जबकि कई इस प्रकार से कहते हैं कि दूसरा उनकी बात नहीं मानता, चाहे कितनी ही अच्छी बात कह दे वो। तो इसलिए नैतिकता क्या है? एक तरह की भाषण कला है, कहने की कला है। जो व्यक्ति अपनी बातों से जनता या अदालत को प्रभावित कर दे। जैसे हमारे वकील होते हैं, वकील कई बार जो क्या होते हैं, जो अपराधी होते हैं उनको भी बचा लेते हैं। कैसे बचा लेते हैं? जबकि वो तो न्याय का घर होता है। फिर भी क्यों बचा लेते हैं? क्योंकि उनके पास भाषण कला है, रेयोटिक है। तो भाषण कला की वजह से क्या है, वो अपनी बातों से जनता को जैसे नेता जनता को पागल बना देते हैं, तो वैसे हमारे वकील क्या करते हैं, कोर्ट को पागल बनाने की कोशिश करते हैं। और वही हमारे तात्कालिक रूप से न्याय या फिर सही को परिभाषित करता है, कि न्याय हुआ या फिर सही हुआ। जबकि हमारे क्या वकील कई बार अपराधी को भी बचा लेते हैं। तो वो उसके बाद भी अपराधी कहता है कि हाँ, मुझे न्याय मिल गया, जबकि वो अन्याय था। तो ये तो हमारे थे गॉर्जियस। इसके बाद आता है मेरे को थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस की बात करें वो कहते हैं शक्ति ही सत्य है, जिसके पास पावर है नियम भी उसी के चलेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रंथ जो हमारे रिपब्लिक है उसमें थ्रेसिमेकस का सुकरात के साथ न्याय के विकास विषय पर एक जो भीषण शास्त्रार्थ हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलती है। किससे? जो प्लेटो का ग्रंथ था रिपब्लिक, उसमें हमारे क्या थ्रेसिमेकस और सुकरात दोनों के बीच में क्या शास्त्रार्थ हुआ था, डिबेट हुई थी। और डिबेट किस पे हुई थी? हमारे न्याय के विषय पे डिबेट हुई थी। तो वो सारा-सारा प्रसंग हमारी इस रिपब्लिक पुस्तक में लिखा गया है। थ्रेसिमेकस का नीतिशास्त्र पूरी तरह से यथार्थवादी है, आक्रामक है और राजनीतिक यथार्थवाद मतलब पॉलिटिकल रियलिज्म पे इस पे आधारित है। तो ये है हमारे कौन? थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस साहब कहते हैं शक्तिशाली का हित ही न्याय है। जो अमीर लोग हैं, वो सही है। मतलब उनके द्वारा जो नैतिक नियम बनाए जाएँगे वो सही है। क्यों? क्योंकि माइट इज़ राइट। थ्रेसिमेकस का स्पष्ट रूप से मानना था कि समाज में न्याय और कानून जैसी कोई पवित्र चीज नहीं हुआ करती। जो वर्ग सत्ता में होता है, चाहे वो राजा हो, तानाशाह हो या अमीर हो, वो क्या करते हैं? अपने स्वार्थ और लाभ के लिए नियम बनाते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए और अपना खुद को लाभ में लेने के रखने के लिए नियम बनाते हैं और उसी नियम को न्याय का नाम दे देते हैं। कमजोर जनता उन नियमों को मानने के लिए विवश रहती है। क्या है? कमज़ोर जनता उन नियमों को मानने के लिए विवश रहती है। अन्याय के समर्थन की बात करें, उन्होंने यहाँ तक के तर्क दे दिया था कि पूरी तरह से अन्यायी व्यक्ति, क्या पूरी तरह से अन्यायी व्यक्ति जो चालाकी से सत्ता और धन या तेल या हथिया लेता है, एक न्यायी और सीधे व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक सुखी रहता है। भई हम कहते हैं कि नॉर्मली कहते हैं कि ईमानदारी से जीवन जियो, नियम से चलो, भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे लिए अच्छा करेगा। जबकि हमारे थ्रेसिमेकस साहब क्या कहते हैं? वो उसका उल्टा, कि भई कोई गरीब आदमी है, अन्याय करके, चालाकी करके धन हथिया ले या फिर सत्ता को हथिया लेता है। तो वो ऐसे कहेंगे भैया जिसने तो बेईमानी करके धन हथियाया है, इसको तो भगवान देखेगा, इसको तो अन्याय करेगा, इसके साथ बुरा होगा। क्यों? क्योंकि इसने जो धन इकट्ठा किया है, वो अन्याय के ज़रिए, भ्रष्टाचार के ज़रिए इकट्ठा किया है। जबकि थ्रेसिमेकस साहब कहते हैं कि अन्याय के ज़रिए ही उसने इकट्ठा किया, फिर भी वो ऐश ही करेगा। आप ये सोचेंगे वो दुखी रहेगा, वो दुखी नहीं रहेगा, वो ऐश ही करेगा। किसके मुकाबले? जो ईमानदार व्यक्ति है, उसके मुकाबले। ये कौन कहते हैं? हमारे थ्रेसिमेकस साहब। क्यों? क्योंकि वह समाज के खोखले नियमों को, बंधन को तोड़ के सुख को अधिकतम करने की कोशिश करता है और सुखी रहने की कोशिश करेगा, तो सुखी भी रहेगा। तो ये कौन कहते हैं? हमारे थ्रेसिमेकस साहब। अब आते हैं हमारे कौन? अगले जो विचारक आते हैं, वो हमारे कौन से? प्रोडिकस। प्रोडिकस की बात करते हैं, ये क्या कहते हैं? भाषा, विज्ञान और निराशावाद के बारे में बताते हैं। कौन? प्रोडिकस। तो प्रोडिकस को शब्दों के सूक्ष्म अंतर को समझने का विशेषज्ञ माना जाता है। क्या शब्दों के जो सूक्ष्म अंतर होता है, तो सूक्ष्म अंतर को समझने का विशेषज्ञ माना जाता है। किसे? प्रोडिकस को। सुकरात भी उनके इस गुण का सम्मान करते थे। प्रोडिकस के जो गुण है, ये वाला गुण जो भाषा के जो गुण है, उसका सम्मान करते थे। नीति शास्त्र के क्षेत्र में उनका दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक जो सुखवाद है उन और हल्का निराशावादी था। उनका जो दृष्टिकोण था कैसा था? मनोवैज्ञानिक सुखवादी और हल्का सा निराशावादी था।
ये क्या कहते हैं? इच्छाओं पर नियंत्रण का सुखवादी आधार। क्या इच्छाओं पर नियंत्रण का सुखवादी आधार की बात करें, तो प्रोडिगस ने तर्क दिया था कि मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है। मनुष्य का जीवन कैसा है? दुखों से भरा हुआ। सुख केवल दुखों का अभाव है। कि किसी के पास सुख है, इसका मतलब वो सुखी नहीं है। इसका मतलब क्या है? उसके पास दुख थोड़े कम है। चारों तरफ दुःख ही दुःख है। ये तो हमारे क्या हमारे महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि हमारे जीवन में क्या दुःख ही दुःख है। तो वही हमारे ये भी कहते हैं कि हमारे क्या प्रोडिगस भी यही कहते हैं कि मनुष्य का जीवन क्या दुःखों से भरा हुआ है। सुख होने का मतलब ये नहीं है कि दुःख नहीं है। सुख होने का मतलब है कि उसके बाद दुःख थोड़े से कम है। उन्होंने सुख पाने के लिए क्या कहा? संयम और श्रम की वकालत की थी कि यदि कोई व्यक्ति सुख पाना चाहता है, तो मेहनत करे और संयम रखे मतलब सब्र रखे, तभी वो सुख पा सकता है, नहीं तो नहीं। उन्होंने देवताओं की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा प्रोडिकस ने कि एक बहुत ही व्यावहारिक और नैतिक धार्मिक सिद्धांत दिया और उनके अनुसार प्राचीन मनुष्यों ने उस उन प्राकृतिक वस्तुओं को देवता मान लिया था कि प्राचीन जो मनुष्य थे उन्होंने हमारे उन प्राकृतिक वस्तुओं को देवता मान लिया था जो उनके जीवन की रक्षा और सुख देने के लिए जरूरी थी। जैसे हमारा सूर्य, नदियां, कृषि, ये सब क्या है हमारे प्राचीन मनुष्यों को जीवन की रक्षा देती थी, सुख देने का काम करती थी। इसलिए हमारे जो प्राचीन मनुष्य थे उन्होंने उनको देवता मान लिया। इस प्रकार धर्म और नैतिकता का आधार कोई ईश्वरीय आदेश नहीं है बल्कि मानव की उपयोगिता है। इंसान जिसको जरूरी मानता है उसी को भगवान बना देता है। तो इस तरह से हमने सोफिस्टों के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की। अब सोफिस्ट विचारधारा का नीति शास्त्रीय सार देखें, यदि समरी के रूप में देखें, तो सोफिस्टों के आने से पाश्चात्य नीति शास्त्र में एक बहुत ही बड़ा वैचारिक भूकंप आता है। उनके दर्शन में कुछ तत्व वो शामिल होते हैं। बात करें वो तत्वों की, तो प्रकृति बनाम परंपरा। क्या आता है? प्रकृति बनाम परंपरा की बात करें, तो सोफिस्टों से पहले जो भी हमारे विचारक थे, वो प्रकृति की बातें किया करते थे, चाँद-तारों की बेता की बातें किया करते थे, सूर्य, धरती इनकी बातें किया करते थे। लेकिन सोफिस्ट क्या करते थे? हमारे परंपराओं की बात करते थे, नॉर्म्स की बात करते थे। तो सोफिस्टों ने स्पष्ट किया कि प्रकृति के नियम जैसे हमारा गुरुत्वाकर्षण अपरिवर्तनीय है, लेकिन समाज के जो नैतिक नियम है, कानून है, परंपराएँ, ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, इसलिए इन्हें बदला जा सकता है। व्यक्तिवाद की बात करें तो समाज का कल्याण अमूर्त है। क्या समाज का कल्याण क्या अमूर्त है? व्यक्ति का अपना सुख, सफलता और राजनीतिक प्रभाव ही हमारे के जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। अब यदि सोफिस्टों की तुलना औरों से करके देखें, जैसे हमारे सुकरात, प्लेटो या अरस्तू से सोफिस्टों की तुलना करके देखें तो सुकरात और प्लेटो सोफिस्टों के सबसे बड़ा विरोधी थे। और सुकरात और प्लेटो थे, ये हमारे सोफिस्टों के सबसे बड़े विरोधी थे और उन्होंने सोफिस्टों को 2 आधारों पे आलोचना की है। क्या हमारे सुकरात, प्लेटो ने क्या है सोफिस्टों की 2 आधारों पे आलोचना की है। पहला आधार था हमारा ज्ञान का व्यवसायीकरण। ज्ञान देते थे, बदले में पैसे लेते थे। तो सोफिस्ट ज्ञान बदले देने के बदले में भारी फीस लिया करते थे और प्लेटो ने उन्हें ज्ञान के सौदागर कहा। ज्ञान देना अच्छी बात है, लेकिन बदले में भारी पैसे लेना ये बुरी बात है। ये कौन कहते थे? हमारे प्लेटो, इसलिए उन्हें ज्ञान के सौदागर कहते थे। फिर नैतिक अराजकता की बात करें तो प्लेटो का मानना था कि यदि प्रोटैगोरस और थ्रेसिमिक्स की तरह हर व्यक्ति के लिए नैतिकता को सापेक्ष मान लिया जाए कि व्यक्ति की सही गलत व्यक्ति के अनुसार ही तय होगा, तो समाज पूरी तरह से बिखर जाएगा। और यदि शक्ति ही सत्य है, तो जिसकी लाठी उसका भैंस, तो इस तरह का राज कायम हो जाएगा और न्याय तो पूरी तरह से समाप्ति हो जाएगा। तो निष्कर्ष के रूप में देखें तो तमाम आलोचनाओं के बावजूद सोफिस्ट विचारधारा को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। उन्होंने कि पाश्चात्य जगत में पहली बार मानव केंद्रित दर्शन मतलब ह्यूमनिज्म की नींव रखी थी और उन्होंने आने वाली पीढ़ियों खासकर हमारे सुकरात और प्लेटो को भी विवश किया था कि वे नैतिकता के ऐसे सार्वभौमिक और तार्किक नियम खोजे जो सोफिस्टों के सापेक्षतावाद का मजबूती से मुकाबला कर सके। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।